बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले 23 मार्च। लार्जर इंडिया, बल्कि महकूम इंडिया, जो ब्रिटिश राज के अंदर महकूम इंडिया था, वहां पर हमारे बुजुर्गों ने एक ख्वाब देखा। एक ख्वाब देखा कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां पर हमें मजहबी आज़ादी हो, जहां पर हमें शख्सी आज़ादी हो, जहां पर हमें सियासी आज़ादी हो, सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी होगी। बस फिर क्या था, इस ख्वाब को साइन अप किया और लाखों लोगों ने अपने घर बार, कारोबार, हर चीज़ तर्क की, यहां तक कि अपने प्यारों की लाशें उठाई और इस नए मुल्क में आकर आबाद हो गए। फिर क्या था, उसके साथ ही उस वक्त के जो आर्मी चीफ जनरल अयूब थे, जो मेरे ख्याल में सारे फसाद की आज तक की जड़ है, ये सब जो कैंसर फैली हुई है पाकिस्तान में, ये उसी शख्स का देना है कि उसने पाकिस्तान के आइन पर कब्जा किया और पाकिस्तान की ऐसी तबाही की बुनियाद रखी कि 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। वजह यही बनी कि ईस्ट पाकिस्तान में अवाम का जो मैंडेट था, जिस वादे पर पाकिस्तान बना था कि यहाँ पर सियासी आज़ादी होगी, अपनी राय की आज़ादी होगी, वहां पर अवाम ने अपनी राय दी और उन्होंने अवामी लीग को जितवाया। लेकिन हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा। जब अवाम की बात नहीं मानी और बदले में उसी अवाम के ऊपर 25 मार्च, जी हाँ 23 मार्च के महज 2 दिन के बाद अवाम के ऊपर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जहां पर हज़ारों लोगों की फिर कत्लो गारत हुई। और उस सब का नतीजा 16 दिसंबर 1971 को निकला, जब हमारे बुजुर्गों ने जो आज़ाद वतन बनाया था वो दो टुकड़े हो गया। जो टुकड़ा हमारे पास रह गया है, उसमें भी हमारी करतूतें वही हैं। ना हमने सीखा, ना हम सीखना चाहते हैं, ना हम कोई करेक्टिव मेजर्स लेना चाहते हैं। आज भी ना बोलने की आज़ादी है, ना सोचने की आज़ादी है, ना लिखने की आज़ादी है। आप अहमद नौरानी, उसके भाइयों को, उनकी माँ को देख लीजिए, तो वो फिर उनके बुज़ुर्गों को ये सवाल आते होंगे कि हमने क्यों साइन अप किया, हमने तो एक आज़ाद मुल्क के लिए साइन अप किया था, ये हमारे साथ क्या हुआ है। भारत, अब मेरे लिए और आपके लिए ये दिन तजदीद अहद का दिन भी है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा था उसको हमने हासिल करना है। गिव अप तो हम कर नहीं सकते, आखिरकार हमारा मुल्क है, किसी की जागीर तो नहीं है। ये अलग बात है कि किसी ने ताकत के ज़ोर पर इस पर कब्जा कर लिया है और किसी आइन और कानून को नहीं माना जा रहा। और आज के आर्मी चीफ भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो माजी के आर्मी चीफ करते रहे हैं। उसके बावजूद मैं आपको ये कहूँगा कि हौसला नहीं हारना। आप अपने हिस्से का दिया जलाएं और मैं अपने हिस्से का। लेट्स नॉट गिव अप। और इस 23 मार्च को तजदीद अहद करें कि जो हमारे बुजुर्गों ने सोच के ये मुल्क बनाया था, भले अब आधा ही रह गया हमारे पास, हम कम अज़ कम उस सोच के लिए फाइट बैक करें, स्ट्रगल करें और कोशिश करें कि जो बुनियादी हकूक़ हैं, जब तक वो हमें नहीं मिलते हम चैन से ना बैठें। इसके साथ साथ एक और बात भी, अपोजिशन में जमातें ये सारी बातें करती हैं, जब हुकूमत आती है तो वही जमातें आपको दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटती नजर आती हैं। आपने अपने आप को भी एजुकेट करना है। कोई भी जमात ऐसा करे, आपने उनको माफ़ी नहीं देनी। कोई भी लोग ऐसा करें, आपने उनको माफ़ी नहीं देनी। हाँ, ये दुरुस्त है, जब आप हुकूमत में होते हैं तो स्टैब्लिशमेंट, जो कि पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ऊपर वाले चंद जनरल्स, ताकत सारी उनके पास है, आपने उनके साथ मिलकर काम करना होता है। तो एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट तो चाहिए होता है। लेकिन अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करें और उस वक्त आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, तो वो एक मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। तो आपने अपने आप को इस चीज़ पर भी एजुकेट करना है कि आने वाले वक्तों में ये जो हमने फंडामेंटल मिस्टेक्स आज के दिन तक की हैं, इनको पाकिस्तानी के तौर पर हम सब ने दोहराना नहीं है। सभी इदारे हमारे हैं, सभी पाकिस्तानी हमारे हैं। सभी अगर आइन की हदूद के अंदर रह के काम करें, तो जो हमारे बुजुर्गों ने 23 मार्च को एक आज़ाद रियासत बनाने का फैसला किया था या ख्वाब देखा था, हम उसको अचीव कर सकेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आर्मी चीफ का एक ऐसा बयान है जो आपको परेशान कर देगा, बल्कि हैरान कर देगा। एमल वली खान एएनपी से है और एएनपी आपको पता है केपी में उनकी फॉलोइंग भी है, भले थोड़ी है अब पीटीआई की वजह से, लेकिन है, पुरानी जमात है। एएनपी के रुए रवाए हैं इस वक्त एमल वली खान, और वो मौजूद थे जो सलामती की कमेटी थी, पार्लिमानी कमेटी, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी, जिसका इजलास हुआ और जिसमें आर्मी चीफ ने 80 मिनट तक ब्रीफिंग दी। एमल वली खान ने एक होशरबा इंकशाफ किया है कि वहां पर आर्मी चीफ ने कहा कि वजीर आजम को मुखातिब करके कि आप हमें बॉर्डर पर जाने दें, आप अपना काम करें, हम वहां पर अपना काम करें। आपने तो हमें यहां खींचा हुआ है अपने कामों के अंदर, हमें आप हमारा काम नहीं करने दे रहे। अगर आप अपने कामों की जिम्मेदारी उठा लें तो हम बॉर्डर पर जाके अपना काम करें। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आर्मी चीफ की ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई बेचारी दोशीज़ा और कमज़ोर नहीफ सी बहू है जो बड़ी खरांट सास को कह रही है कि आप हमें बॉर्डर पर जाने दें, आपने हमें यहाँ पर क्यों रोक के रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे डंडे के जोर पर किसी को रोक के रखा हुआ। अब बेचारे शहबाज शरीफ का भी आगे से हादसा ही निकल गया होगा, और कौमी सलामती में बैठे हुए तमाम लोगों का, कमेटी में बैठे तमाम लोगों का भी हादसा ही निकल गया होगा कि आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ तो बेचारे अर्दली हैं और एवरीबॉडी नोज कि उन्हें तो
एक किस्म के आप यही कह लें कि उनका जो ओहदा है वो कर्नल या ब्रिगेडियर से ऊपर नहीं है बेचारों का। उनको उतना की एहतराम देती है आज की फौजी लीडरशिप, और उतना की उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उतना की उनसे पूछते हैं। बहुत सारे काम हो चुके होते हैं तो उनको पता चलता है। उन्होंने आपको क्या रोकना है? SIFC आपने बनाया, 100 अरब आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट आएगी, इलेक्शन आपने लूटा, अदलिया आपने लूटी, आइन चेंज आपने करवाया, अब ज़रात आप कहते हैं हमने करनी है। मतलब समझ से बाहर है कि हर चीज़ के अंदर तो आप हैं। दुनिया पर खुदा तो आप बने हुए हैं और आज आप कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर पर जाने दें। चलें, कम से कम ये तो एक दुरुस्तगी हुई कि आज आपने खुद कौमी सलामती की जो कमेटी थी उसमें एक चीज़ का अदराक किया। फिक्स आप नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स करने में आपको जो आदतें पड़ी हुई हैं वो ख़राब होंगी। आपको कम से कम ये पता चला कि आप बॉर्डर पर नहीं है। आर्मी चीफ ने कम से कम ये कन्फेशन कर लिया कि हम बॉर्डर पर नहीं है, क्योंकि अगर वो बॉर्डर पर होते तो वो ये थोड़ी ना कहते। आर्मी चीफ ने इस बात का कन्फेशन कर लिया कि हमारी तमाम तर तवज्जे बॉर्डर पर नहीं है। अगर उनकी तवज्जे बॉर्डर पर होती तो वो कम से कम ये लफ्ज़ ना कहते कि हमें बॉर्डर पर जाने दें। वो कम से कम पूरी सियासी सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इस वक्त अपोजिशन है उसके अलावा ये जो इस वक्त PDM और सारे इस्टेब्लिशमेंट के हाथ की घड़ी बने हुए हैं, इन सब अहबाब के सामने आर्मी चीफ ने यह माना कि हम आपके काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कन्फेशन कर लिया कि हम तमाम जो गवर्नेंस का काम है वो हमने संभाला हुआ है, आपका काम भी हम कर रहे हैं और बॉर्डर पर हम नहीं है। तो हजूर वाला थैंक यू कि आपने कन्फेशन किया, क्योंकि जो बॉर्डर के हालात हैं, जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान लोगों को अंदर आके मार रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान वाली सरहद के मामला आते हैं, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, उससे जो कुछ जाफर एक्सप्रेस के साथ हुआ, कहते हैं वो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। 450 लोगों की ट्रेन को यरगमाल बना लिया, और इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है? तो चले, ये बात तो अच्छी हो गई कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये कह दिया कि आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। फिलहाल तो आपका काम भी हम कर रहे हैं और हम अपना काम नहीं कर रहे। सीधा सीधा कन्फेशन है उनका कि वो जो उनके काम नहीं है वो तो कर रहे हैं, जो उनका है वो नहीं कर रहे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई दफ़ा कुछ लोग होते हैं सियासी तौर पर इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फिक्री तौर पर बेईमान होते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब उनमें से एक एग्जाम्पल है। सियासी तौर पर गली मोहल्ले की जो सियासत है उसमें इंटेलिजेंट आदमी है। जितना आपने उनके बारे में एक इमेज बनाया हुआ है वो उतने मेरा नहीं ख्याल के बुरे आदमी भी नहीं होंगे और उतने अच्छे भी नहीं होंगे जितना बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन करते हैं। वो एक टिपिकल पाकिस्तानी सियासतदान है, जो जिनसे उनका रिलेशनशिप है उनके साथ रिलेशनशिप निभाते हैं, जिनसे दुश्मनी है उनसे दुश्मनी निभाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक कीड़ा है एंटी इस्टेब्लिशमेंट का भी, क्योंकि उनको मार पड़ी, उनके साथ बुरा सलूक किया था पिछली इस्टेब्लिशमेंट्स ने, पिछली फौजी की आदत ने। अब जब से उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ दोबारा रंगे गए हैं तो उनको वो वाला कीड़ा खत्म हो गया, लेकिन कभी कभी उसकी टीस उठती है। ये कुछ लोग हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं पर वो रमक मौजूद है, तो कभी कभी बयान दुरुस्त दे देते हैं। फिर अक्सर औकात जो है आपने देखा होगा कि जो दुनियावी फवायद हैं उनके अंदर आके तो उन तमाम जो उनके अंदर एक स्पार्क होता है, जो किसी जो उन्होंने जो सफ़र किया हुआ है उसकी वजह से उनके अंदर कोई लाइट है, उसको फिर बुझा देते हैं, ज़मीर अपने को मार लेते हैं, जो दुनियावी फ़वायद है। वरना राणा सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, उनको कम से कम ये सारे काम नहीं करने चाहिए थे जो उन्होंने किए। अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो मेरा ख्याल किसी मोमेंट उनकी वो चीज़ जलती है, उनको खुद भी नहीं पता चलता, वो बोल देते हैं आगे, फिर उनका जो मुर्दा ज़मीर है माजरत के साथ, उसका वजन उनसे खुद भी नहीं उठाया जाता। फिर वो जब गिरता है तो वो जो वो स्टेटमेंट देते हैं उसके ऊपर भी आ जाता है। अब राणा सनाउल्लाह ने जनरल आसिम मुनीर को जनरल डायर कह दिया है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान होंगे कि ये उन्होंने, मेरा ख्याल उनको खुद भी नहीं पता चला होगा कि मैंने कह दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि देखें, जलियांवाला बाग भी हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था, आज़ादी तो आखिर जमहूरियत और जमहूरी कोशिश से ही मिली थी ना। आप इस बयान को गौर से ज़रा एक दफ़ा फिर एनालिसिस कीजिए। यहाँ राणा सनाउल्लाह एक किस्म का कन्फेशन कर रहे हैं कि जिस तरीके से जनरल डायर जालिम था और जलियांवाला बाग हुआ था, उसी तरह का जुल्म आज भी हो रहा है। लेकिन राणा सनाउल्लाह ये तो मान रहे हैं कि मामला जनरल डायर वाला ही है, लेकिन वो आगे उसका हल बता रहे हैं कि जैसे कायदे आजम ने जमहूरी जदोजहद की थी, आज भी जमहूरी जदोजहद अगर आप करें तो फिर ही मामला हल होना है। उनके कहने का मतलब ये है। हालांकि अंग्रेज ने ना इलेक्शन लूटा था, ना अंग्रेज ने कायदे आजम के ऊपर इद्दत और निकाह का केस बनाया था, ना तोशा खाना का, ना साइफर का, ना कौमी सलामती का, ना गद्दार डिक्लेयर किया था, ना जेल में डाला था। इसलिए लीडरशिप मौजूद थी और वो सियासी जदोजहद करती रही और आखिरकार पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही मुल्क उस वक्त पाकिस्तान बने। अब का जनरल डायर जो है वो तो फिर मामला और भी आगे हैं। अब ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है, हमने नहीं कहा, क्योंकि राणा सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग के बावजूद सियासी मामले से ही ताकत मिली थी। तो आज वो कन्फेशन कर रहे हैं कि शायद आज भी जनरल डायर वाला मामला ही है। अगली खबर जो वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के बारे में एक आर्टिकल लिखा है, बहुत ही हैरत अंगेज किस्म का आर्टिकल है, मैं यही कहूँगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। खलासा इस आर्टिकल का यही है कि उन्होंने कहा कि दुनिया में बर्कीना फासो जो है वो नंबर 1 पे है टेररिज्म में और पाकिस्तान नंबर 2 पे है।
उन्होंने बताया कि 2019 में पाकिस्तान में बिल्कुल पुरअमन मुल्क बन गया था, लेकिन अब 2024 में 1000 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। उन्होंने ये बताया कि टेररिज्म से पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच गई है, लेकिन जो पाकिस्तान की मिलिट्री की टॉप ब्रास है वो ज़बरदस्ती इसे कंट्रोल करना चाहती है, और जो कोई डिसेंट करता है उसको उठा लिया जाता है, उसकी आवाज़ बंद की जाती है। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया जब पाकिस्तान के बारे में पढ़ेगी तो वो जो जनरल साहब ने SIFC बनाई थी 100 बिलियन की, उसमें से कितने बिलियन यहाँ आएंगे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये कहा है कि आपकी पॉलिसीज़ फेल हो रही हैं, और आपकी पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान जो है उसको आप डुबोने की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत ही मैं ये कहूँगा कि परेशान कुन ये आर्टिकल है, लेकिन हमने कौन सा परेशान होना है, हमने तो उतार के पी हुई है, हमें तो बस तुन के रखो की पॉलिसी का पता है, और उसी से मत हमने जाना है। अच्छा जी, मारंग बलोच और उनके साथियों को अब गिरफ्तार किया गया था। अब पता चला कि उन्हें 3 MPO के तहत कोयटा जेल भेज दिया गया है, और वहाँ पर भी वही नैरेटिव दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ नहीं किया। जो वहाँ पर प्रोटेस्टर्स थे उनकी गोलियों से वहाँ पर रागीर और कुछ मजदूर कत्ल हुए। अब आप पे अब कौन यकीन करेगा? 26 नवंबर को भी तो आपने यही किया। यही तो वजह है, जब आप इस्तेमाल करेंगे दहशतगर्दी के पर्चों को, दहशतगर्दी को लोगों के सरों में गोलियां मार के, और नैरेटिव ये देंगे कि फायरिंग दोनों तरफ से हुई, या फायरिंग हुई नहीं, या कोई मरा ही नहीं, तो अब आप पे कौन यकीन करेगा? आप बलोचिस्तान में क्या कह रहे हैं? बलोचिस्तान में ना तो मीडिया है, ना उस तरीके से आवाम जा सकती है, ना इंटरेक्टिव है। अब आपकी बात पे कौन यकीन करेगा? यू लॉस्ट इट। आपका जो आवाम के साथ एक बॉन्ड था वो अब वैसा मौजूद नहीं है जैसे पहले था। आपकी क्रेडिबिलिटी जो पहले थी वो वैसी नहीं है। वो जाहिर है, बेवकूफ़ी लोगों की समझ लें, इमोशन समझ लें, जो भी था, लेकिन अब कोई इस बात पे यकीन करने वाला नहीं कि मुजाहरीन ने फायरिंग की और उससे मुजाहरीन के लोग जो हैं वो कत्ल हो गए। आप तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें से ठीक ठाक है। तो अब अकल की बात ये देख लें कि मारंग बलोच को गिरफ्तार करके 3 MPO में 1 महीने के लिए बंद कर दिया है। लाशें भी वहाँ से ज़बरदस्ती उठा ली हैं। बजाय मामले को सॉल्व करने के, इस 23 मार्च के अंदर, मार्च पर इस सारे मामले को, इस आग को दबाया जाता, इस आग को मजीद भड़काया जा रहा है। इसके साथ साथ 23 मार्च को ही जो परेड होनी थी वो अब ख़त्म हो गई है। और याद कीजिए, हमने आपको सबसे पहले, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारी थी पूरे पाकिस्तान में, ये हमने आपके सामने ब्रेक की थी। अच्छा, ये को मैं अपने लिए क्रेडिट नहीं लेता, ये मेरी टीम के एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टोरी ग्राउंड से निकाली थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है उनको क्रेडिट देना जो ये काम कर रहे होते हैं। तो उन्होंने इस्लामाबाद में ग्राउंड से ये स्टोरी निकाली थी, किसी दफ्तर में जहाँ से ये कार्रवाई हो रही थी वहाँ से वो फाइल की फोटोकॉपीज़ हम तक पहुंची थी। जो ग्राउंड पर हमारे लिए जर्नलिस्ट काम करते हैं, ये स्टोरी उनमें से एक जर्नलिस्ट ने निकाली थी, इसलिए इस वीलॉग के थ्रू ये एक्सक्लूसिव स्टोरी गई थी, जिसमें हमने उन तमाम टाउट्स की लिस्ट जो है वो आपके सामने रखी थी, सबसे पहले पाकिस्तान में जिनको तमगे मिल रहे हैं। किसी को तमगा इम्तियाज़ तो किसी को तमगा हुस्न कारकर्दगी। अब वो लिस्ट जो है वो सामने आ गई है, और अब 23 मार्च को ही, आज ही के दिन, वो तमगे दिए जा रहे हैं उन तमाम टाउट्स को जिनका हमने आपको बताया था। और वो लिस्ट जैसे हमने आपको बताई थी वो खबर दुरुस्त निकली है। तो एक तरफ मारंग बलोच के साथ क्या किया जा रहा है, जो लोग अपने हकूक मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ टाउट्स को जो है वो तमगे लगाए जा रहे हैं। मतलब इनके हिसाब से सब अच्छा है, और ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है, ऐसे काम करेंगे तो अवाम को लगेगा सब अच्छा है। अच्छा जी, चलते चलते आपको ये भी बताएं कि जैसे ही ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो निकले हैं अफगानिस्तान से, तो मोहम्मद सदीक खान, जिनको इमरान खान ने स्पेशल इन्वॉय अफगानिस्तान के लिए लगाया था, फिर उनको हटा दिया था, फिर दोबारा उनको लगाया है, उनको अब अफगानिस्तान भेजा गया है, और वो वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं, और उनकी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। आज से 5-6 दिन पहले तक हम अफगानिस्तान से जंग करना चाहते थे। हम अफगानिस्तान से वो असलहा छीन कर अमेरिका को वापस देना चाहते थे जो अमेरिका का रह गया है। अब अफगानिस्तान मीन तालिबान के मामलात अमेरिका से सीधे हो गए हैं, तो हम भी जूते चटखाते वहाँ पहुँच गए हैं कि आए हम भी बैठ के बातचीत करते हैं। अब मुझे बताइए, अब तालिबान या अफगानिस्तान आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा? यू लॉस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपकी ये जो एक आप अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि नई जंग शुरू करते हैं, उसमें से डॉलर आएंगे, एक नए लालच ने आपको यहाँ पर भी फंसवा दिया है। अच्छा जी, अगली एक और आपके सामने खबर रखनी है, और वो ये है कि सरकारी अफसरान को अस्पतालों में प्रोटोकॉल मिलेगा। जी, पहले कम मिलता है, अशराफिया को पहले प्रोटोकॉल कम है, अब और देने का फैसला किया गया है, और इसका नोटिफिकेशन पंजाब में जारी कर दिया गया है। और इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि एक फोकल पर्सन बना दिया गया है कि कोई भी सरकारी आला जो अफसर हैं उनके घर वाले अगर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहे तो उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। खसूसी तौर पर उनको पहले देखा जाएगा, उनके मरीजों को प्रायोरिटी पर देखा जाएगा, क्योंकि दूसरे तो गधे हैं ना, दूसरे तो घोड़े भी नहीं है, गधे। गधे भी, बल्कि गधों के भी राइट्स होते हैं, उनके तो कोई राइट्स ही नहीं है, वो तो कमी कमीन है। इसी दिन, इसी 23 मार्च पर तो हमारे बुजुर्गों को अगर पता होता कि इस तरह के नोटिफिकेशन होने और इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी है, तो हो सकता है वो भी सेकंड थॉट देते कि हम क्या करने लगे हैं। लेकिन भारत, ये सारा काम जो है, अब ये नोटिफिकेशन सामने आया है कि हॉस्पिटल्स में, अब जहाँ पर आपको पता है हॉस्पिटल्स में बहुत अमूमी तौर पर सीरियस लोग जाते हैं, वैसे तो लोग जो बुनियादी तिब्बी सेंटर होते हैं या आउटडोर डॉक्टर्स कहीं पर मिल लेते हैं, या क्लिनिक्स में जाके डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं, हॉस्पिटल में तो गरीब वही जाएगा जो बहुत ही सीरियस लाइफ एंड डेथ का मामला है। इन अशराफिया की बेशर्मी, और माजरत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, बगैरती देखिए कि इनको शर्म नहीं है कि अल्लाह के हजूर जाकर कैसे जवाब देंगे, वहाँ पर भी ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं।
अगली खबर आपके सामने रखनी है कि 26 नवंबर में जो गिरफ्तार है हमारे वर्कर्स, 88 वर्कर्स, वो कैद है। और उनको छोड़ने वैसे तकरीबन कोई 750 के करीब अभी तक वर्कर्स कैद है। ये बहुत ही शर्म की बात है जिस तरीके से ये रियासत जो है, ये गरीब जो वर्कर है उसकी ज़िंदगी इन्होंने अजाब की हुई है। गौर कीजिए, 26 नवंबर को गिरफ्तार किया था, अभी तक उन पर 6 6 7 7 मुकदमे किए हैं। और जजेस जानबूझ के जो बेल बॉन्ड है, जमानत की जो रकम है, इतनी हाई रखी हुई है कि उनकी जमानतें ना हो सके। अभी उनमें से 88 लोगों को लाया गया और फिर उन्हें जानबूझकर एक और मुकदमे में शनाख्त परेड के लिए भेज दिया गया। फिर ये कहते हैं हमारी बातें मानो, फिर ये कहते हैं कि मारंग बलूच गलत है, हम ठीक है हमारी बात माने। इन करतूतों के बाद कौन आपकी बात मानेगा? जो लोग आपके पास पिछले 4 5 महीने से हैं, उनकी अब आपने शनाख्त परेड करनी है। खैर, इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंग एडवोकेट हैं वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत सताइश स्पेशली मुर्तज़ा तूरी और उनके दूसरे साथी जो बर वक्त यहाँ पहुँचे, कोशिश उन्होंने भरपूर की, कामयाब नहीं हो सके, ये इनको भेज दिया गया वापस जेल। लेकिन मेरी सताइश है मुर्तज़ा तूरी और दूसरे तमाम वकला की जो पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मामला को किसी न किसी तरीके से इन वर्कर्स के लिए आसान किया जाए। चलते चलते बलूचिस्तान की दो और खबरें आपके सामने रख देते हैं। कल्लात में 4 पंजाबी मजदूरों को जो किसी ट्यूबवेल पर काम करते थे, उन्हें गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। इसी तरीके से नौशकी में 4 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। ये 8 लाशें कल के दिन में उठाई गई हैं। ये बलूचिस्तान के हालात हैं। और उसके साथ साथ ग्रेटा थेनबर्ग, जो एक एक्टिविस्ट है इन्वायरमेंट के लिए, गालिबन स्वीडिश है, उसने भी अब ट्वीट किया है कि पूरी दुनिया जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर एक्शन ले और रिस्पॉन्ड करे। वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी अजाब बना दी है पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान के दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट ने। तो अब आप खुद ही इन्वायरमेंट देख लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, ये जो कुछ हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। 23 मार्च है, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। हम लाशें उठा रहे हैं, लेकिन हमारे निज़ामुद्दीन साहब जो है वो आज टाउट्स को तमगे लगा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ये है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।